नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ओके, वाई इकोनॉमिक्स की स्टडी हम क्यों करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाया है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है इसको जिससे हम बुक से ही रीड कर रहे हैं। यू हैव परहैप ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर योर अर्लियर क्लास एट स्कूल। यू माइट हैव बीन told this subject is mainly around what Alfred Marshall, one of the founder of modern economics, called the study of man in the ordinary business of life. Let us understand what that means. इससे पहले हमने थोड़ा बहुत, आपने जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी है तो अल्फ्रेड मार्शल जो कि इकोनॉमिक्स के मेन फाउंडर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन लाइफ की एक ऑर्डिनरी स्टडी है ना। एक जो मैन है वो अपनी ह्यूमन लाइफ को कैसे सरवाइव करता है, ऑर्डिनरी बिजनेस इसको माना है। लाइफ का मतलब एक हम किस तरह से अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, इस सब की स्टडी इसमें की जाती है। तो इसी डेफिनेशन को इसमें इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जो वोकेबलरी हैं, वर्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। व्हेन यू बाय गुड्स you may want to satisfy your own personal needs or those of your family or those of any other person to whom you want to make a gift. You are called consumer. जब भी हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, चाहे हम अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए या अपनी फैमिली को या हमारे कोई अदर पर्सन को के लिए जो कुछ भी चीज़ें परचेज करते हैं, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर क्या करता है कि गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, किसके लिए, वांट्स को फुलफिल करने के लिए। When you sell goods to make a profit for yourself, you are called a seller. जब आप अपने प्रॉफिट के लिए गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं तो आप सेलर हैं। When you produce goods, you are called a producer. जब आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो आप क्या हैं, एक प्रोड्यूसर हैं। When you are in job working for some other person and you get paid for it, you may be employed by somebody, you may pay you who pay you wages or the salary. You are called a service holder. जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हो और उसके बदले में आपको कुछ सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, तो हम क्या हैं, एक सर्विस होल्डर है। व्हेन यू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विस टू अदर फॉर अ पेमेंट, you may be a lawyer or a doctor or a banker or taxi driver or transporter. You are called a service provider. सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि आप दूसरों के वांट्स को फुलफिल करने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। सपोज यू आर अ डॉक्टर, तो आप डॉक्टर की तरह से अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो हम कौन हो गए, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। इन ऑल दीज केसेस यू विल बी कॉल्ड गेनफुली एम्प्लॉयड इन अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम इन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर इकोनॉमिकली गेन कर रहे हैं, या तो पैसा ले रहे हैं या पैसा दे रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वंस दैट आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनिटरी गेन, है ना, जिसके अंदर मॉनिटरी कुछ गेन हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। इफ़ यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन, अब ये इसमें अलादीन की स्टोरी बताई गई है कि हम बिना कुछ दिए कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे अलादीन के अंदर एक मैजिक लैम्प था उसके पास में, और उससे बहुत सारी चीज़ें उससे अर्न कर लेता था, जो कुछ भी वो चाहता था वो सब कुछ वो हासिल कर लेता था। लेकिन इन रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसा नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग है जिसके थ्रू उसको हम अगर थोड़ा सा रब करते हैं तो हमारी सारी वांट्स फुलफिल हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना होता है कि कुछ भी चीज़, अपनी वांट्स को जब भी हम फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें कुछ देना होता है, यानी बिना दिए हमें कुछ भी नहीं मिलता है।
तो स्केरिसिटी, अच्छा, और दूसरी बात है इकोनॉमिक की मेन प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक की मेन प्रॉब्लम है स्केरिसिटी, क्योंकि हमारे पास जब भी किसी चीज़ की कमी हो जाती है ना, तभी वो चीज़ हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करना हमें सिखाती है। क्यों सिखाती है? क्योंकि हम किस तरह से तालमेल बैठाएं अपने पास, हमारे पास जो मनी है उससे हम बहुत सारी अपनी वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो यही सब कुछ मैनेज करना इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। तो आगे देखिए, स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो स्कैरसिटी है यानी कमी, यानी अभाव या दुर्लभता जो है वो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम है ना। हैड हेयर बीन नो स्कैरसिटी देयर वुड बीन हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर हमारे पास स्कैरसिटी नहीं होती तो हमें इकोनॉमिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। सबके पास मान लीजिए खूब पैसा होता, खूब उत्पादन होता, हर देश के पास जितनी उसकी ज़रूरतें हैं उतनी चीज़ें उसके पास, वो प्रोडक्शन उसका कर सकता, तो फिर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड यू वुड नॉट हैव स्टडी इकोनॉमी आइदर। इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म ऑफ स्कैरसिटी, द long queues at railway booking counters, crowded buses and trains, shortage of essential commodities, the rush to get a ticket to watch a new film, etc., are all main manifestations of scarcity. We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. Can you think of some more instances of scarcity? The resource which the producers have are limited and also have अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। टेक द केस ऑफ फूड दैट यू ईट एवरी डे, इट सेटिस्फाई योर वांट टू नरिशमेंट। फार्मर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर रेज क्रॉप्स दैट प्रोड्यूस योर फूड। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर, एक्सेट्रा आर गिवन। ऑल these resources have alternative uses. The same resources can be used in the production of non-food crops such as rubber, cotton, jute, etc. Thus, alternative uses of resources give rise to the problem of choice between different commodities that can be produced by the resources. तो जो भी स्कैरसिटी है वो हमारे सामने एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें देती है। और दूसरी बात कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और इन्हीं अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि एक ही चीज़ को हम अनेक तरीकों से काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है कि हम किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करें जिससे कि हमें बेस्ट सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम बेस्ट यूज़ कर सकें। तो यही जो सिलेक्शन करना होता है, ये जो चॉइस करनी होती है, यही हमारी इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम होती है। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। If you thought about it, you might have realized that economics involves the study of man engaged in economy activities of various kind. For this, you need to know reliable facts about all the diverse economy activities like production, consumption and distribution. मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर मेन जो है ना, इसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हम टाइप्स के अंदर, 3 काइंड्स के अंदर उसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों चीज़ों के अंदर हमारी पूरी इकोनॉमिक्स आ जाती है। ओके, तो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन 3 पार्ट्स: कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। We want to know how the consumer decides, given his income and many alternative goods to choose from, what to buy when he knows the prices. That is the study of consumer. कि हम कोई भी चीज़ जब हम खरीदने जाते हैं, हम ये अपने ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी इनकम में कितनी चीज़ों को खरीद सकते हैं, किस चीज़ को हम खरीद सकते हैं। और जो गिवन इनकम है, हमारे पास जो इनकम है और जो गिवन प्राइजेज़ हैं, उनके बीच में जब हम ये तय करते हैं कि हमें कितनी चीज़ें और क्या खरीदना है, तो हम क्या हैं, एक कंज्यूमर हैं। We also want to know how the producer similarly choose what to produce for the market when he knows the cost and price. This is the study of production. एक जो प्रोड्यूसर है उसको जब ये पता होता है कि उसके पास कितनी कॉस्ट है, पैसा उसके पास कितना है, और जो प्रोडक्शन जिस चीज़ का करने जा रहा है उसकी प्राइस क्या है, तो उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाते हुए जब वो ये डिसाइड करता है कि उसे किस चीज़ का और कितनी क्वांटिटी के अंदर उसको प्रोडक्शन करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन. That means कि you are a producer.
Finally, we want to know how the national income or the total income arising from what has been produced in the country, called the gross domestic product or GDP, is distributed through wages and salaries, profit and interest. We will leave aside here income from international ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम बात करते हैं कि हमारे पूरी नेशनल इनकम की या टोटल इनकम की, जो कि हमारे पास आती है कैसे, जीडीपी के थ्रू. जीडीपी का मतलब होता है कि पूरी एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है. अपनी जो पूरी अपनी कंट्री है, हमारी कंट्री, यानी उसके अंदर हमने एक पूरे ईयर में हमने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है, उसी से हमारी आती है जीडीपी. और उस जीडीपी को हमें क्या करना होता है, सबके जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कि हमने जो लेबर यूज़ करी है उसको वेजेस देनी पड़ेगी, जो कैपिटल यूज़ किया है उसको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो लैंड यूज़ करी है उसको हमें रेंट देना पड़ेगा. तो किसको कितना कितना दिया जाए, इसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी हम करते हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में. बिसाइड दीज 3 कन्वेंशनल डिवीजन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट विच वी वांट टू know all the factors, modern economics has to include some of the basic problems facing the country for special studies. For example, you might want to know why or the what extent some household in our society have the capacity to earn much more than others. You may want to know how many people in the country are really पुअर, हाउ मैनी आर मिडिल क्लास, हाउ मैनी आर रिलेटिवली रिच एंड सो ऑन. मतलब अगर आप जानना चाहते हो कितने लोग पुअर हैं, कितने रिच हैं, कितने मिडिल क्लास हैं. You may want to know how many are illiterate who will not get jobs requiring education, how many are highly educated and will have the best job opportunities, and so on. In other words, you may want to know more facts in terms of numbers that would answer questions about poverty and disparity in society. If you do not like the continuance of poverty and gross disparity and want to do something about the ills of society, you will need to know the facts about all these things before you can ask for appropriate action by the government. If you know the fact, it may also be possible to plan your own life better. Similarly, you hear some of you may even have experienced disasters like tsunami, earthquake, the bird flu, danger threatening our country, and so on. The effects ordinary business of life. Enormously, economists can look at these things provide they know how to collect and put together the facts about what these disasters cost systematically and correctly. You may perhaps think about it and ask yourself whether it is right that modern economics now can include learning the basic skill involved in making useful studies for measuring poverty, how income are distributed, how earning opportunities are related to your education, how environmental disasters affects your life, and so on. Obviously, if you think along these lines, you will also appreciate why we needed स्टैटिस्टिक्स. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुई हैं, इनको कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होगी, which the study of numbers relating to selected facts in systematically form to be added all modern courses of modern economics. Would you agree with the following definition of economics that many economists use? ये जो definition है इसको बहुत सारे economists ने use किया है. क्या है? Economy is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them of consumption among various person and groups of society. मतलब क्या है कि जब हम अपने पीपल की और सोसाइटी की हम स्टडी करते हैं जिनके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन सब के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इससे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, इसी की स्टडी हम इसमें इकोनॉमिक्स में करते हैं. स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.